राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। हम गोदान देख रहे थे। प्रेमचंद का लिखा गया उपन्यास है जो नेट के सिलेबस में शामिल है। तो 12वें अध्याय तक हमने देखा था। 13वां अध्याय गोदान का इस क्लास में देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो गोबर है वो घर से भागा है तो रास्ते में उसे कोदई मिलता है जो अपनी बीवी से झगड़ा करता है। तो फिर सुलह होती है तो रात को कोदई के घर पे ही रुकता है गोबर। तो यहीं तक हम देखे रहते हैं 12वें अध्याय में। फिर देखेंगे 13वां अध्याय आगे। गोबर अंधेरे ही मुँह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसीलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। पर उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर दिया था। कोदई को माता को उसने ऐसे मीठों शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न हो के आशीर्वाद दिया था। गोबर बोला, तुम बड़ी हो माता जी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी ऋण नहीं हो सकता। 100 क्या, लाख जन्म लेके भी ऋण नहीं हो सकता। करोड़ जन्म लेके भी नहीं हो सकता। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पे गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ के चली गई तो किसकी हेठी हुई। बहू को कौन जानता है, किसकी लड़की है, किसकी नतीन है, कौन जानता है। संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा कि घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है। हंसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है, फिर वह अभी लड़की है, अबोध, अल्लढ़, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए। तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा। मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो लेकिन उसके मुंह मत लगो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। ये गोबर उसकी माँ को समझा रहा है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में जा पहुँचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए। आदमी पे आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लुहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले और संगत राज सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देख के निराश हो गया। इतने सारे मजूरों को कहाँ काम मिल जाता है और उसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है। कोई उसे क्यों रखने लगा, बिना औजार के उसे कौन पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बचे रहते थे जिनका कोई पुछत्तर न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शेद ने मजदूरों के बीच आके ऊंची आवाज़ से कहा, जिसको 6 आने रोज पे काम करना हो वह मेरे साथ आए।
सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजू और बढ़इयों को छोड़ के सब के सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटेहालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधे पे मोटा सोटा रखे हुए। पीछे भूखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़ें हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। उन्होंने बोला, केवल एक कबड्डी खेलना। सब बोले, यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आने रोज दे रहा है? सनकी तो नहीं है कोई? बहुत धन पा के आदमी सनक ही जाता है, और बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है? यहाँ से घर पे ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है, तो कौन उसका क्या कर लेगा? चाहे वह कबड्डी खिलाए, चाहे आँख मिचौनी, चाहे गुल्ली डंडा, चाहे मजूरी पेशगी दे दे। ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा? गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे मिल जाए तो कुछ लेकर खा लूं। बेचारा इतना भूखे आया है, घर से भागा है, 1 रुपया पास में नहीं है, उसकी स्थिति क्या होगी आप लोग कल्पना करके सोच सकते हैं कि कैसा होगा, और वहाँ पे शहर में कैसे रहा होगा। सब दिखेगा जब हम सोचेंगे, इसको गहराई से पढ़ेंगे तो जब गोबर ने कहा कि कुछ खा लूं, पैसे दे देंगे, तो मिर्जा ने झट से 6 आने पैसे उसके हाथ पे रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चल के पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी ज़मीन ले रखी थी। मजूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था। उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूंस की झोपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियाँ थीं, एक मेज, थोड़ी सी किताबें मेज पे रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से घिरी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा परती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके ही मजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसा पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुला के पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को न मिलेगी। मन में ऐंठ के रह गया। सोच रहा था कि कबड्डी खेलने को मिलता तो इन बुढ़ों को उठा उठा के पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका, पैसे तो पूरे मिल ही गए। आज युगों के बाद इन जराग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे कि जिन्हें याद भी न था कि कभी कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए घर पहुँचते थे, और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रातः काल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन नीरस निरानंद, केवल एक ढर्रा मात्र हो गया था। आज जो यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमुरे बूढ़े ठठरिया लिए, मुंह में दांत न पेट में आंत, जांघ के ऊपर धोतिया या तहमत चढ़ाए ताल ठोक ठोक के उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पे मिर्जा साहब तमाशाइयों की टिकट बांट रहे थे।
उन पर इस तरह कोई ना कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेके गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पौधे हैं, जिन्हें यह देखना हो आए और अपनी आंखें तृप्त कर ले। जिसने यह तमाशा न देखा वह पछताएगा। ऐसा सुअवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेके 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था। साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना और मिस्टर तनखा, राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। मिस मालती बोली कि फिलासफर का जोड़ तो फिलासफर ही से हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पे ताव देकर कहा, तो क्या आप समझती हैं मैं फिलासफर नहीं हूँ? मेरे पास पुछल्ला नहीं है, लेकिन मैं फिलासफर हूँ। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बतलाइए, आप आइडियलिस्ट हैं या मेटेरियलिस्ट? मिर्जा बोले, मैं दोनों हूँ। मालती बोली, यह क्यों? मिर्जा बोले कि बहुत अच्छी तरह, जब जैसा मौका देखा वैसा बन गया। मालती बोली, तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है? तो मिर्जा बोले, जिस बात का आज तक कभी निश्चय न हुआ और न कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ? और लोग आंखें फोड़कर और किताबें चाट के जिस नतीजे पे पहुँचते हैं, वहाँ मैं यूं ही पहुँच गया। आप बता सकती हैं किसी फिलासफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी एक बाजी हो ही जाए। और कोई माने या ना माने, मैं आपको फिलासफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूं? मालती ने पुचारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाइए मिस्टर तनखा के साथ। खन्ना छेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओमकार नाथ का है, मगर वह आज नजर नहीं आते। मिर्जा और मेहता भी नंगी देह केवल जांघिए पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर, खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबों का नज़ारा देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मार कर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैतरे बदल रहे हैं। इन हड्डियों में अभी बहुत जान है। इन लोगों ने जितना घी काया खाया है, उतना अब हमें पानी में भी मयस्सर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुढ़ों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से मिलेंगे। वह उधर वाले बुढ़े ने इसे दबोच लिया,
बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं जा सकता। बच्चा एक को 3 लिपट गए। इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धर पकड़ और उनके मरने जीने में तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कह कह पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग कहते छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तैस में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन सामियाने में ऊंचे वर्णों के टिकट लेके बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद न मिल रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का गिलास खाली करके सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर किसी तरह राजी न होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मामला है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेट के कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। खन्ना बोले, यह आप क्या फरमा रहे हैं? राय साहब बोले, ठीक तो कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं और उस पर एहसान भी रखते हैं, क्यों न हो? खन्ना बोले कि उन शर्तों पे मैं आपसे भी वही सूद ले लूँगा। हमने उनकी जायदाद रेहन ली है और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। राय साहब बोले कि मैं अपनी कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है कि फालतू का जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें, कमीशन ले लीजिएगा। खन्ना बोले, उस कोठी का सुभीते से निकलना जरा मुश्किल है। आप जानते हैं वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाज़ा करते हैं? राय साहब ने बताया, 1,25,000। 15 बीघे जमीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तंभित रह गए। बोले, आप आज के 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मान के कहा कि जी नहीं, 15 साल पहले तो उसकी कीमत 1.5 लाख थी। खन्ना बोले कि मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे। राय साहब बोले कि औरों से शायद 10% हो। क्यों, क्या करोगे इतने रुपए लेके? खन्ना बोले, आप जो चाहे दे दीजिएगा, अब तो राजी हुए। शुगर मिल के हिस्से अभी तक आपने न खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने न ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतने टाल मटोल, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं कि रियासत आदमी की अकल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं तालुकेदारों की रियासतें जब्त कर लूं। उधर मिस्टर तनखा मालती पे जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनखा इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे। आकर कुहनियों के बल मेज पे टिककर बोले, आप जरा उस मामले पर फिर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले। रानी साहब चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में 1 आना भी चांस नहीं है।
मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और जनता की कुछ सेवा की है। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वो पार्टियां हैं जो वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अनधिकारियों के हाथ में जाए। अब मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हज़ार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहाँ है? रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 1,500 रुपये उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं, मिस्टर तनखा पूछते हैं। मालती बोली कि जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो। मिस्टर तनखा बोले, तो यह मेरा जिम्मा रहा, आपको फ्री पास मिल जाएगा। मालती बोली, जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की थैलियाँ खोल देंगी और एक एक वोट पे एक एक असरफी चढ़ने लगेगी तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। मिस्टर तनखा बोले कि आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? तो मालती बोली कि जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज़ है। लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जन सेवा की है, और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब ही से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हेय है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाके उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। मेरा और रानी साहबा का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के काउंसिल बन रहे हैं उनके लिए रानी साहब ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे और उधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ती जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी और मिर्ज़ा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की तातीलें अभिनय के अभ्यास में कटती थी। रूप भरने में वह अच्छे अच्छे को चकित कर देते थे और मिर्ज़ा के सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी। मालती का ध्यान भी उधर लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली कि मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग में उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठ के बोले राय साहब कि जी हाँ, पिट तो रही है, मिर्ज़ा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी, व्यर्थ अपनी भद्दी करा रहे हैं। तो बोले इसमें काहे की भद्द, दिल लगी तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले कि आप चले थे मिर्ज़ा से मुकाबला करने, समझते थे कि यह भी फिलॉसफी है।
तो मालती पूछती हैं कि मैं पूछती हूँ इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता। खन्ना ने फिर चढ़ाया, अब खेल ही खत्म हुआ जाता है, मज़ा आएगा तब जब मिर्ज़ा मेहता को दबोच के रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। तो मालती कहती है, मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले कि इस खेल में हाफ टाइम एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती तो जल गई, बोली, आपकी हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की। तो खन्ना बोले, मैं गवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए तो टेनिस है। तो मालती बोली कि टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। तो मालती कहती है कि आपसे जीतने का दावा ही कब है। तो खन्ना बोले, अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटकार के बता के फिर अपनी जगह आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है, कोई यह नहीं कहता कि अब खेल ख़त्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यहाँ भी अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं, अभी हार के लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। ज्यों-ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर हो जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो कटघरा सा बनाया गया था वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुँचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पार्ट खेलना पड़ेगा। अब सारा दम उन्हीं पे है। अगर वह बच के अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार का सारा अपमान और लज्जा लिए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। ये सब तो कबड्डी का नियम होता है। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले, जनता ने चारों ओर से आके पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गति जनता पे प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुका पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया, पारा ज्वाला बिंदु पे आ पहुंचा है। मेहता शत्रु दल में घुसे, दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को आशा थी मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला लेंगे। वे निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्ज़ा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्ज़ा को पाली की तरफ खींच लिए आ रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी कौन तमाशाई। सब एक गडमड हो गए। मिर्ज़ा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्ज़ा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता ज़मीन पे चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच के 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्ज़ा उनकी गर्दन पे बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बहुटी बनी हुई हैं, पसीना टपक रहा है
और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाके उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, यह फेयर नहीं है, बाजी ड्रॉन रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पे एक घस्सा लगा के कहा कि जब तक यह ची ना बोलेंगे मैं हरगिज ना छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते हो? मालती और आगे बढ़ी, बोली, ची बुलाने के लिए आप इतनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ, आप इनसे कह दे कि ची बोले, मैं अभी उठ जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उसकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। मिर्जा बोले, अदावत ही सही। मालती बोली, आप ना छोड़ेंगे? उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पे पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियाँ और पगड़ियाँ और छड़ियाँ उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई कोई समझ ना सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए सामियाने तक आए। सबके मुख पे यही शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी दे के विदा किया गया। शमियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज़ पे आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ कि महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा और कहा, अच्छा यह बात थी। तभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरौवत आदमी हैं मिर्जा जी, मुझे आज मालूम हुआ। मिर्जा बोले, देखिए कसूर इनका था, यह क्यों ची नहीं बोलते थे। तो मेहता बोले कि मैं तो ची न बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के बाद मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था, मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा कि शादी कब तक होगी। मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? तो मिर्जा बोले कि आपकी। तो मेहता बोली, मेरी शादी किसके साथ हो रही है? मिर्जा बोले, वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं गोया यह भी छिपाने की बात है। मेहता बोले, नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं खबर है। क्या मेरी शादी होने जा रही है? तो मिर्जा बोले, और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बन के रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुशमिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है और भी उनमें कितनी खूबियाँ है। लेकिन मैं अपनी जीवन संगनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है और न शायद हो सकती है।
मेरे ज़हन में औरत वफ़ा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती है। देह पुरुष की होती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है? तो सुनिए, मर्द में वह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझ के कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। पर स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाती है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा बन जाती है। कह रहे हैं कि पुरुष में यदि नारी के गुण आ जाएं तो वह महात्मा बन जाता है, पर यदि नारी में पुरुष का गुण आ जाए तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर जो सर्वांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़र में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। ये भी कथन अच्छा है। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि उसे मार ही डालूँ तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न जगे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा कि ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मार के कहा कि एक नहीं हजारों औरतें मिलेंगी, वरना ये दुनिया वीरान हो जाती। तो वो बोले, मिर्ज़ा कि ऐसी एक ही मिसाल दीजिए। तो मेहता बोले कि मिसेज खन्ना को ही ले लीजिए। तो मिर्ज़ा बोले, लेकिन खन्ना? तो मेहता बोले कि खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाके कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है, उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूपाशक्त मन में शायद उसके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है, लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाए तो वह अपने को उन पे नौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाए तो भी उसकी वफादारी में फ़र्क न आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर सकते हैं, मगर आप देखेंगे कि एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो के पिएंगे। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पे बहस कर सकूं, या जो मेरी रचनाओं का प्रूफ दिखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शेद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसे कोई भूली हुई बात याद आई, और कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंस के कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ, शायद कभी तकदीर जागे। तो मिर्ज़ा बोले कि मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं है, कहिए तो लिख दो। मेहता बोले, ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। तो मिर्ज़ा बोले कि अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? तो मेहता बोले कि प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप ले लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है।
ये भी कथन बहुत अच्छा है, मेहता कहते हैं, और बहुत अच्छा कथन भी है कि प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप ले लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाके देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे? गोबर ने कातर भाव से कहा कि मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ मालिक। मिर्जा बोले, नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। तो गोबर पूछा, कितना मिलेगा हुजूर? मिर्जा बोले, जितना तू मांगे। गोबर बोला, मैं क्या मांगूं, आप जो चाहे दे दे। तो मिर्जा बोले, हम तुम्हें 15 रुपए देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपए मिले तो वह 8 पहर काम करने को तैयार है, और 15 रुपए मिले तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी दे देगा। तो गोबर बोला कि मेरे लिए कोठरी मिल जाए तो वहीं पड़ा रहूँगा। तो मिर्जा बोले कि हाँ हाँ, जगह का इंतज़ाम मैं कर दूँगा, इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़ जाना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। और 13वां भाग यहीं पे समाप्त होता है। आगे आता है 14वां भाग। 14वां भाग अब है होरी का। ये गोबर का स्टोरी था लखनऊ में जो गया था 13वां भाग में। अब 14वां भाग में आगे है होरी का। तो अगले क्लास में हम 14वां भाग को देखेंगे कि इसमें क्या होता है। और इस क्लास को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शीघ्र ही अगली क्लास में 14वें अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही।